हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बात भारत के नए सीजेआई यू ललित के बारे में। जस्टिस उदय उमेश ललित ये वो नाम है जो पिछले एक माह में सर्वाधिक बार देश के अखबार, टीवी से लेकर इंटरनेट पर देखा और सर्च किया गया है। देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में सिर्फ 74 दिन के लिए वे सर्वोच्च अदालत की कमान संभालेंगे, लेकिन बेहद कम वक्त के बावजूद जस्टिस ललित से उम्मीदें बेतहाशा है। इसके पीछे कारण भी साफ है। उनके द्वारा दिए गए फैसले, राष्ट्रीय लोक अदालतों की सफलता और उनका बेहद सरल और सौम्य व्यवहार। जस्टिस ए.वी. रमन्ना अपने 16 माह के सीजेआई के कार्यकाल के दौरान जहां 29 भाषण और दर्जनों टिप्पणियों के लिए हमेशा चर्चा में रहे, वहीं जस्टिस ललित ने अदालत से बाहर सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी बेहद कम टिप्पणियां की हैं। यहाँ तक कि अदालत में उनकी गिनी चुनी 1 या 2 टिप्पणियां ही सामने आई है। शांत रहकर विवादों से कैसे दूर रहा जा सकता है, जस्टिस ललित एक बेहतरीन उदाहरण है। न्याय के प्रति सम्मान बना रहे, इसके लिए उन्होंने दर्जनों महत्वपूर्ण केसों की सुनवाई से दूर होने में एक पल भी नहीं लगाया। यहाँ तक कि ऐतिहासिक अयोध्या बाबरी केस से भी अपना नाम वापस लेने में उन्होंने देरी नहीं की। एक लीडर के रूप में नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद साबित कर दिया कि वे बेहद सीमित संसाधनों से अधिकतम आउटपुट देने पर विश्वास करते हैं। नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहते हुए जस्टिस ललित ने कोविड के बावजूद करीब 22 राज्यों का दौरा किया। इस रूप में वे एक अस्वस्थ जीवन के भी उदाहरण बन जाते हैं। जस्टिस ललित के लिए वकालत केवल एक पेशा ही नहीं था, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिलने वाली एक ऐसी संस्कृति के रूप में शामिल हो गया जो उन्हें बचपन से ही परिवार के माहौल में मिला। जस्टिस ललित के दादा रंगनाथ ललित खुद भी एक सम्मानित वकील रहे हैं। रंगनाथ ललित महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से बेहद प्रभावित थे। सोलापुर में एक सम्मानित घराने का प्रतिनिधित्व करते रंगनाथ ललित ने देश की आज़ादी के समय सोलापुर में कई कार्यक्रम का आयोजन करते रहते थे। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जब सोलापुर में आयोजित अलग अलग नागरिक कार्यक्रम में शामिल हुए तो उन कार्यक्रमों की अध्यक्षता रंगनाथ ललित ने ही की थी। दादा के बाद वकालत के इस सफर को उनके पिता आर्य ललित ने एक कदम और भी आगे बढ़ा दिया और वे वकालत के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के जज भी नियुक्त हुए। जस्टिस यू ललित अपने परिवार में तीसरी पीढ़ी के वकील हैं। वकालत के पेशे के इस परिवार में दादा वकील, पिता हाई कोर्ट जज और अब पोते के रूप में जस्टिस ललित न केवल सुप्रीम कोर्ट जज बने बल्कि देश के मुख्य न्यायाधीश तक पहुंचे हैं। जस्टिस ललित बचपन से अनुशासन में रहने वाले छात्र रहे हैं। उनके वकालत में आने के पीछे भी एक बेटे और पिता के बीच मजबूत संबंधों की कहानी है। जस्टिस ललित के पिता यू.आर. ललित भी एक बेहद सम्मानित विधिवेत्ता रहे हैं। जस्टिस यू.आर. ललित बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच में एडिशनल जज रहे हैं। 1975 में हाई कोर्ट जज रहते हुए जस्टिस यू.आर. ललित ने आपातकाल के दौरान देशद्रोह के समान धाराओं में गिरफ्तार किए गए 3 युवाओं को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए थे। इन युवाओं पर आरोप था कि वे सरकार के खिलाफ कार्य कर रहे थे। उनसे सबूत के तौर पर 48 पर्चे बरामद किए गए थे। इन पर्चों में आपातकाल की निंदा करने वाले लोकसभा सदस्य मोहन धारिया के भाषण की रिपोर्ट थी। जस्टिस यू.आर. ललित के इस फैसले को उस समय देश के अलग अलग हिस्सों में मजिस्ट्रेट की अदालतों में एक नजीर के रूप में पेश किया जाने लगा। इसके जरिए विपक्ष और इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले असंतुष्टों की रिहाई होने लगी। कहा जाता है कि इस फैसले की वजह से इंदिरा गांधी ने हाई कोर्ट जज के रूप में जस्टिस यू.आर. ललित के कार्यकाल को और बढ़ाने से इनकार कर दिया। तत्कालीन हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश ने जस्टिस यू.आर. ललित को अस्थायी करने के लिए सिफारिश भेजी थी, जिसे तत्कालीन सीजेआई और कानून मंत्री ने भी अपनी सहमति दे दी थी। लेकिन इंदिरा गांधी के कार्यकारी विरोधी न्यायिक फैसलों का हवाला देते हुए एक्सटेंशन बढ़ाने से इनकार कर दिया, जिसके चलते जस्टिस यू.आर. ललित 2 वर्ष बाद ही एडिशनल जज के रूप में ही सेवानिवृत्त हो गए। 6 फरवरी 1976 को सेवानिवृत्ति के बाद जस्टिस यू.आर. ललित दिल्ली में ही वकालत करने लगे। बाद में उन्हें हाई कोर्ट जज के चलते सुप्रीम कोर्ट का सीनियर काउंसिल मनोनीत किया गया। जिस वक्त उनके पिता हाई कोर्ट से एडिशनल जज के रूप में सेवानिवृत्त हुए, उस समय जस्टिस यू ललित की आयु 19 वर्ष थी और वे उस समय अपने उच्च स्कूली शिक्षा पूर्ण कर चुके थे। विरासत में मिले वकालत के पेशे का असर जस्टिस ललित पर भी रहा और स्कूली शिक्षा के बाद इसी राह पर आगे बढ़ने लगे। उन्होंने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में लॉ में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया। 1983 में वकालत की डिग्री मिलने के बाद जस्टिस ललित ने जून 1983 में बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा में वकील के रूप में रजिस्टर्ड हुए। यहीं शुरू हुआ उनके वकालत का सफर जो आज देश के मुख्य न्यायाधीश तक पहुंच गया है।
जस्टिस ललित ने अपनी शुरुआती प्रैक्टिस उस समय बॉम्बे के बेहद प्रसिद्ध वकील M.A. राणे के साथ शुरू की। M.A. राणे को कट्टरपंथी मानवतावादी विचारधारा के समर्थक के रूप में जाना जाता था। राणे का मानना था कि सोशल वर्क भी एक मजबूत कानून के निर्माण जितना ही महत्वपूर्ण है। M.A. राणे के विचारों का प्रभाव जस्टिस ललित पर ना हुआ हो ऐसा नहीं कह सकते। बॉम्बे में 2 साल की वकालत के बाद 1985 में जस्टिस ललित ने अपनी प्रैक्टिस बॉम्बे से दिल्ली ट्रांसफर कर दी। दिल्ली में उन्होंने सीनियर एडवोकेट प्रवीण H. पारेख का चैम्बर ज्वाइन किया। कुछ समय बाद ही 1986 में जस्टिस ललित ने देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी का ऑफिस ज्वाइन किया और उनके साथ ही प्रैक्टिस करने लगे। 1992 तक जस्टिस ललित सोली सोराबजी के ऑफिस में तब तक रहे जब तक कि वे खुद सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं बन गए। 3 मई 1992 को जस्टिस ललित सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की योग्यता हासिल कर ली और वे सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के रूप में पंजीकृत भी हो गए। 1992 से लेकर 2004 तक जस्टिस ललित ने अपने प्रैक्टिस को पूरी तरह से आपराधिक मामलों की पैरवी की ओर मोड़ दिया। वे सुप्रीम कोर्ट के साथ देश भर के अलग अलग हाई कोर्ट में बहुचर्चित मामलों में पेश होने लगे। उनका राम जेठमलानी के बाद आपराधिक केसों की पैरवी वाले बेहतरीन वकीलों में शुमार हो गया। कई मौके पर देश के व्याख्यातनाम वकील राम जेठमलानी ने भी एडवोकेट के रूप में जस्टिस ललित की तारीफ करने से पीछे नहीं रहे। खुद जस्टिस ललित भी राम जेठमलानी का बेहद सम्मान करते रहे। जस्टिस ललित की बढ़ती प्रैक्टिस ने उन्हें जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के जजों की नज़र में ला दिया। 29 अप्रैल 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट नामित होने के बाद जस्टिस U. ललित आपराधिक मामलों में बहुत तेजी से आगे बढ़े। उनके पास देश भर से बहुचर्चित और बेहद गंभीर केसों की एक लंबी सूची तैयार हो गई। 2014 में सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त होने से पूर्व उनके द्वारा पैरवी किए गए कुछ महत्वपूर्ण और बहुचर्चित केस इस प्रकार रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर में अभिनेता सलमान खान के खिलाफ हिरण शिकार मामला, पंजाब के पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर सिंह के भ्रष्टाचार का मामला, गुजरात का बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति इनकाउंटर मामला। इस इनकाउंटर मामले में अमित शाह का पक्ष रख चुके हैं। पूर्व आर्मी चीफ जनरल BK सिंह की जन्मतिथि से जुड़ा विवाद, बाबरी विध्वंस मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पैरवी की हो, तरुण तेजपाल से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में पैरवी, सूरज नेली रेप केस के एक अभियुक्त का मामला, मालेगांव ब्लास्ट से जुड़े एक अभियुक्त के मामले की भी पैरवी, 2G घोटाले में CBI की मदद के लिए स्पेशल PP नियुक्त किया। सीनियर एडवोकेट के रूप में जस्टिस ललित ने बहुत कम समय में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। उनके सम और सरल व्यवहार के चलते भी वे सुप्रीम कोर्ट जजों के बीच काफ़ी पसंद किए जाने लगे। सीनियर एडवोकेट के रूप में जस्टिस ललित ने बहुत कम समय में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। उनके सम और सरल व्यवहार के चलते वे सुप्रीम कोर्ट जजों के बीच काफ़ी पसंद किए जाने लगे। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने 2G स्कैम जैसे महत्वपूर्ण मामलों में उन्हें CBI का सहयोग करने के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया था। इस केस की सुनवाई के दौरान ही जस्टिस ललित तत्कालीन CJI जस्टिस RM लोढ़ा की पहुंच में आए थे। जस्टिस ललित को देश के पूर्व CJI RM लोढ़ा की पसंद माना जाता है। जस्टिस लोढ़ा ने ही CJI रहते हुए उन्हें एक अधिवक्ता से सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की थी। जुलाई 2014 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा भेजी गई सिफारिश को केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद 13 अगस्त 2014 को वे सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त हुए। बार काउंसिल से सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त होने वाले वे देश के 16वें जज हैं। जस्टिस ललित सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जज हैं जो सीधे बार से जज बनकर CJI के पद तक पहुंचे। इनसे पहले जस्टिस AM सीकरी 1971 में बार से सीधे मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पहले जज थे। सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त होने के बाद जस्टिस ललित लगातार अपने फैसलों से चर्चा में रहे हैं। जस्टिस ललित कई ऐसी बेंच के सदस्य रहे जिसने ऐतिहासिक फैसले दिए, तो वहीं कई फैसलों में वे बेंच के अध्यक्ष रहे। उनके द्वारा दिए गए प्रमुख फैसलों में शामिल है 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया, राजद्रोह कानून को लेकर केंद्र को नोटिस जारी किया, कोर्ट अवमानना के मामले में भगोरे विजय माल्या को 4 माह की सजा सुनाई, आम्रपाली के 4200 से अधिक फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत दी, SC/ST में तुरंत गिरफ्तारी करने पर रोक लगाने का फैसला, रंजना कुमारी बनाम उत्तराखंड मामले में राज्य के बाहरी लोगों को राहत देने से इनकार, प्रद्युम्न बिष्ट केस में कोर्ट के अंदर और बाहर बिना ऑडियो रिकॉर्डिंग CCTV लगाने के आदेश, आपसी सहमति से तलाक के मामले में 6 माह का समय की बाध्यता समाप्त, दहेज प्रताड़ना की IPC की धारा 498A में गिरफ्तारी पर रोक, केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर त्रावणकोर राज परिवार का अधिकार, विवादित स्किन टू स्किन टच फैसले को खारिज करने का फैसला,
सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त होने के बाद जस्टिस यू ललित सर्वाधिक केसों से खुद अलग करने वाले जज के रूप में भी जाने जाएंगे। वकालत के समय देश के अधिकांश बहुचर्चित आपराधिक मामले भी पैरवी के लिए उन्हीं के पास आते थे। ऐसे में सुनवाई के लिए आपराधिक मामले सूचीबद्ध भी उन्हीं की बेंच के समक्ष हो जाते थे। ऐसे मुकदमों की लंबी सूची है जिन मामलों की सुनवाई से जस्टिस ललित ने खुद को अलग कर लिया और वजह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। किसी जज के लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि उस मुकदमे से जुड़ी किसी भी पार्टी से कोई पुराना सरोकार होना। सीजेआई बनने से पूर्व जस्टिस ललित इन बहुचर्चित मामलों से खुद को अलग कर चुके हैं। 2014 में सुप्रीम कोर्ट में याकूब मेनन के पुनर्विचार याचिका, 2015 मालेगांव ब्लास्ट के एक अभियुक्त से जुड़ी याचिका, 2016 में आसाराम बापू केस के गवाह से जुड़े केस की याचिका, 2017 में सूरज नेली रेप केस को लेकर दायर याचिका से किया अलग, 2018 मालेगांव ब्लास्ट से जुड़े एक अभियुक्त की याचिका, 2019 अयोध्या मामले को लेकर संवैधानिक पीठ से किया अलग, 2018 शिक्षक भर्ती घोटाला में ओम प्रकाश चौटाला की याचिका। देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस यू ललित का कार्यकाल मात्र 74 दिनों का ही क्यों न हो, इसके बावजूद भी उनके सामने चुनौतियां भी बेहद मजबूत हैं। जस्टिस रमन्ना द्वारा जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में लाई गई तेजी को बनाए रखना भी एक चुनौती होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।